हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशल्स में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग उल्रिच बेक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उल्रिच बेक का नाम आते ही आप लोगों को रिस्क सोसाइटी ज़रूर याद आता होगा, या जिसे जोखिम समाज कहते हैं। आज इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर में उल्रिच बेक कौन थे, इन्होंने समाज शास्त्र में अपने क्या योगदान दिए हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग उल्रिच बेक की इमेज देख सकते हैं। इमेज मैं बार बार इसलिए मेंशन करती हूँ कि बहुत बार होता है कि जब हमें किसी का चेहरा याद रहता है तो उससे संबंधित क्या क्या घटनाएं होती हैं वो भी हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग अगर किसी की इमेज देखते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये जो पर्सनालिटी है इन्हें हम जानते हैं, या इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इसको भी हम जानते हैं। ओके, उल्रिच बेक, इनका जीवन काल है 15 मई 1944 से 1 जनवरी 2015 तक। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, ये कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और आप लोग चाहिए तो इंग्लिश के कंटेंट को भी एक बार रीड कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत बार ऐसे हिंदी के टर्म्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम में जो है वो इंग्लिश वाले ही टर्म पूछ दिए जाते हैं, हिंदी वाले टर्म काफ़ी कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, या फिर ये भी होता है कि सिर्फ इंग्लिश के ही टर्म को हिंदी में भी पूछ दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग एक बार इंग्लिश के जो कंटेंट होते हैं उसको भी आप लोग चाहिए तो एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, उल्रिच बेक एक जर्मन समाजशास्त्री थे। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये निकल के आता है कि ये एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं। ओके, और अपने जीवन काल में दुनिया में सबसे अधिक उद्धृत सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका काम जो है वो आधुनिक युग में अनियंत्रितता, अज्ञानता और अनिश्चितता के सवालों पर केंद्रित था, और उन्होंने जोखिम, समाज और दूसरी आधुनिकता अर्थात अदर मॉडर्निटी या प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण शब्द गढ़े हैं। इसको हम लोग इंग्लिश टर्म में भी देख लेंगे कि क्या कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक दुनिया की परस्पर संबद्धता को स्वीकार करने वाले विश्वव्यापीवाद के साथ समाजशास्त्रीय जांच में प्रमुख राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को पलटने की भी कोशिश की थी। वह म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और पेरिस में फाउंडेशन मैसन डे साइंसेस डे एल होमे, जिसे FMSH कहा जाता है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इनकी नियुक्तियां थी। ओके, यहाँ पे अब आप लोग कुछ इनके की टर्म हैं, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अब तक शायद आप लोग उल्रिच बेक के लिए रिस्क सोसाइटी को सिर्फ आप लोग समझे होंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट है। अब मैं इसमें की टर्म क्या है इंग्लिश में इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला टर्म दिख रहा है रिस्क सोसाइटी, दूसरा टर्म यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड मॉडर्निटी। तो सेकेंड मॉडर्निटी या फिर इसे इन्होंने रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन भी कहा है। ये सारे के सारे टर्म जो हैं वो किसके द्वारा गढ़े गए हैं? उल्रिच बेक के द्वारा गढ़े गए हैं। तो ये तीनों टर्म जो है ये आप लोग उल्रिच बेक का नाम लिख के आगे ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इनसे संबंधित फैक्ट है। रिस्क सोसाइटी, सेकेंड मॉडर्निटी और रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। तो ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो हमारे हिंदी वाले साथी हैं वो लोग भी इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि ऑप्शन में आपको रिस्क सोसाइटी को ही हिंदी में लिख के दे दिया जाएगा, या फिर सेकेंड मॉडर्निटी या फिर रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। ओके, इनकी जीवनी के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो बेक का जन्म जर्मनी के पोमेरेनियन शहर स्टोलप, जो कि पोलैंड में स्लोप्स्क में 1944 में हुआ था, और वे हनोवर में पले बढ़े थे। उन्होंने फ्रीबर्ग में कानून पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्वविद्यालय की पढ़ाई शुरू की, और 1966 से म्यूनिख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया।
1972 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे म्यूनिख में एक समाजशास्त्री के रूप में कार्यरत थे। 1979 में उन्होंने हैबिलिटेशन थीसिस के साथ विश्वविद्यालय व्याख्याता के रूप में योग्यता प्राप्त की। उन्होंने मुंस्टर जिसमें 1979 से 1981 और बामबर्ग जिसमें 81 से 1992 तक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में नियुक्तियां प्राप्त किए। 1992 से अपनी मृत्यु तक उल्रिच बेक जो है वो म्यूनिख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और समाजशास्त्र संस्थान के निदेशक थे। 1995 से 1997 तक वह कमिश्नर फर जुकुन्स्ट फ्रागेन डेर फ्रिस्टाटेन बायर्न एंड सैक्सन, जिसको कि हिंदी में हम देखेंगे भविष्य से संबंधित प्रश्नों के लिए बवेरियन और सैक्सन राज्य आयोग के सदस्य थे। तो इन्होंने देखा था मॉडर्न सोसाइटी में कि किस तरीके के रिस्क देखने को मिल सकते हैं और इसी पे इनका पूरा जो है ध्यान केंद्रित रहा। स्टडी का इनका जो भी कंटेंट रहा वो इसी से संबंधित रहा कि ये भविष्य को देख के, यानी कि फ्यूचर में आने वाला जो समाज है उसको देखकर, और ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि आगे की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह होने वाली है। 1999 की शुरुआत में वह रिफ्लेक्सिव आधुनिकता या फिर मॉडर्निटी पर DFG अनुसंधान कार्यक्रम के वक्ता थे। DFG क्या है? DFG जो है वो जर्मन रिसर्च फाउंडेशन है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, 1999 से 2009 तक बेक म्यूनिख क्षेत्र में 4 विश्वविद्यालयों के अंतः विषय संघ सहयोगी रिफ्लेक्सिव आधुनिकीकरण अनुसंधान केंद्र 536 के प्रवक्ता थे, जिसे जर्मन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित और देखरेख किया जाता था। उपयुक्त शोध में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के आधार पर अंतः विषय रिफ्लेक्सिव आधुनिकीकरण के बेक के सिद्धांत का अनुभव जन्य रूप से परीक्षण किया गया था। रिफ्लेक्सिव आधुनिकीकरण का सिद्धांत इस मूल विचार से काम करता है कि आधुनिक औद्योगिक युग का उदय दुनिया भर में ऐसे दुष्प्रभाव पैदा करता है जो संस्थागत आधार प्रदान करते हैं और समन्वय करते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य सवाल करते हैं, संशोधित करते हैं और राजनीतिक कार्रवाई के लिए खुले रहते हैं। वे जर्मनी और दुनिया भर के समाजशास्त्री और सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में सक्रिय थे। नियमित रूप से यूरोपीय संघ, जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर बहस में हस्तक्षेप वे करते थे। अपनी मृत्यु के समय वे और उनका अंतर्राष्ट्रीय शोध समूह 5 साल के शोध प्रोजेक्ट कौन सा था? मेथडोलॉजिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म इन द लेबोरेटरी ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो जिसे हम कॉस्मो क्लाइमेट रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, में केवल 1.5 साल ही बचे हुए थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बेक जो हैं वो प्रमुख अन्वेषक थे। तो यहाँ पे अगर एक फैक्ट यहाँ निकल के आता है, एग्ज़ाम में कभी ऐसा पूछ दिया जाए कॉस्मो क्लाइमेट रिसर्च प्रोजेक्ट से किस विचारक का नाम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलता है उल्रिच बेक। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग लेक्चर के हर एक पोर्शन को केयरफुली आप लोग सुना करिए, पढ़ा करिए, समझा करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बना दिया जाएगा ये आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो जितने फैक्ट मिलते हैं किसी भी थिंकर से रिलेटेड, अगर किसी थिंकर को पढ़ते हैं मीन्स उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, वो किस किस फील्ड से संबंधित थे। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का या किसी भी थिंकर के व्यक्तित्व का हर एक जो पार्ट है वो पता होना चाहिए। इस शोध परियोजना के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ERC एडवांस ग्रांट प्राप्त हुआ जो 2018 में समाप्त होने वाला था। बेक के साथ समाजशास्त्री डेविड टाइफील्ड और एंडर्स ब्लॉक समग्र परियोजना के भीतर कार्य पैकेजों का नेतृत्व करते हैं। बेक म्यूनिख में यहूदी केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य और पेन यानी PEN इंटरनेशनल की जर्मन शाखा के सदस्य
थे। उनका विवाह जर्मन सामाजिक वैज्ञानिक एलिजाबेथ बेक गर्नसाइम से हुआ था। 1 जनवरी 2015 को 70 वर्ष की आयु में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से उनकी मृत्यु हो गई। ये इन्फेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इन्फार्क्शन है। ओके, सेम कंटेंट आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश में मिल रहा है, तो आप लोग एक बार थ्रोली रीड कर जाइएगा। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे। ओके, वन मोर पेज। ओके, अनुसंधान योगदान देख लेते हैं हम लोग, इनका रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो 25 वर्षों तक बेक ने निम्नलिखित प्रश्न का नया निदान प्रस्तुत किया। कट्टरपंथी वैश्विक परिवर्तन, जिसमें पर्यावरण विनाश, वित्तीय संकट, ग्लोबल वार्मिंग, लोकतंत्र का संकट और राष्ट्र राज्य संस्थाएं के सामने सामाजिक और राजनीतिक विचार और कार्रवाई को एक नई आधुनिकता में कैसे जोड़ा जा सकता है, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश उल्रिच बेक करते रहे। बेक के अनुसार एक कट्टरपंथी आधुनिकता अपनी खुद की नींव पर हमला करती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक कट्टरपंथी आधुनिकता जो है वो अपनी खुद की नींव पर हमला करती है। राष्ट्र, राज्य और परिवार जैसी संस्थाएं अंदर से वैश्वीकृत हैं। ये कथन जो है ये उल्रिच बेक का है। बेक ने आधुनिकीकरण, पारिस्थितिक समस्याओं, व्यक्तिकरण और वैश्वीकरण का अध्ययन किया। अपने करियर के बाद में उन्होंने बढ़ती वैश्विक पूंजीवाद, यूनियनों के घटते प्रभाव और श्रम प्रक्रिया के लचीलेपन की दुनिया में काम की बदलती परिस्थितियों की खोज शुरू की, जो उस समय एक नया सिद्धांत था। इसके बारे में कोई और सोच नहीं रहा था इतनी गहराई से, जो महानगरीयता की अवधारणा में निहित था। बेक ने जर्मन और एंग्लोफोन समाजशास्त्र में कई नए शब्दों का भी योगदान दिया, जिसमें कि हमारा रिस्क सोसाइटी यानी कि जोखिम समाज, दूसरी आधुनिकता यानी सेकेंड मॉडर्निटी या फिर रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। अच्छा, एक और टर्म आता है ब्राज़ीलीकरण, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ब्राज़ीलियनीसेशन। तो ये जो टर्म है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसे ब्राज़ीलीकरण कहते हैं। ये टर्म भी दिया गया है उल्रिच बेक के द्वारा। बेक के अनुसार सभी समकालीन राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचार और समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान के पद्धतिगत राष्ट्रवाद से निकलती है। रिस्क सोसाइटी के बारे में आखिर में उल्रिच बेक ने क्या कहा है, तो जोखिम समाज शब्द का इस्तेमाल 1980 के दशक में उल्रिच बेक और एंथनी गिडेंस ने किया था। बेक और गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज की परंपरा औद्योगिक वर्ग संरचना टूट रही है। इन्होंने क्या कहा, आधुनिक समाज की पारंपरिक औद्योगिक वर्ग संरचना जो है वो टूट रही है। वैश्वीकरण ऐसे जोखिम पैदा करता है जो सभी अलग अलग वर्गों के लोगों को चिंतित करते हैं। उदाहरण के लिए रेडियोधर्मिता यानी कि जो हमारा रेडिएशन होता है, प्रदूषण और यहाँ तक कि बेरोजगारी भी। संपन्न परिवार खुद को इन जोखिमों से बचने के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ के लिए ऐसा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन, जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हमारा दिख रहा है, इसके लिए हमें लगता है कि हम असहाय महसूस होते हैं। गरीब लोग इनसे पीड़ित हैं। वह बताते हैं कि जोखिम भी सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। आखिर में जोखिम जो है वो समाज के लिए ही तो टर्म दिया गया है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, समाज से ही होगी। और कुछ जोखिमों को अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि उन पर अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, जैसे कि आतंकवाद। जोखिम समाज जोखिमों के विश्लेषण की ओर ले जाता है, जिससे पूर्वाग्रह पैदा होता है। बेक समाजशास्त्रीय पत्रिका सोशियल वेल्ट, जो कि जर्मन में
1980 से चलती रही है। इसके संपादक थे लगभग 150 लेखों के लेखक और कई पुस्तकों के लेखक या संपादक थे। तो यहाँ एक और फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है कि सोशियल बेल्ट जो मैगजीन है, सोशियोलॉजिकल मैगजीन, ये जो है वो किससे संबंधित रही है, तो ये उल्रिच बेक से संबंधित रही है। आज आप लोगों को आज के लेक्चर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिले, तो आप लोग ज़रूर उल्रिच बेक के पोर्शन में ये सारे टर्म जो है वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश कंटेंट देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे रिस्क सोसाइटी। ओके, यहाँ पे एक और टर्म निकलता है उल्रिच बेक के नाम से संबंधित होता है, स्पिनेली समूह। आखिर में ये क्या होते हैं? 15 सितंबर 2010 को बेक ने यूरोपीय संघ में संघवाद को फिर से मजबूत करने के लिए यूरोपीय संसद के स्पिनेली समूह की पहल का समर्थन किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि उल्रिच बेक से संबंधित है। यूरोपीय संघ के संघ और उसके युवा संगठन यंग यूरोपियन फेडरलिस्ट 60 से अधिक वर्षों से यूरोपीय संघवाद के विचार को बढ़ावा दे रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि केवल एक यूरोपीय संघ जो विविधता में एकता के विचार पर आधारित है, यूरोपीय महाद्वीप के विभाजन को दूर कर सकता है। पहल के प्रमुख समर्थकों में जैक्स डेलर्स, डैनियल कोहेन, बेंडिट, गाई वेरहोफ्स्टाट, एंड्रयू डफ और एल्मर ब्रुक शामिल हैं। तो ये एक स्पिनेली समूह के बारे में उल्रिच बेक ने पहल की थी। ओके, इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए थे। तो जिसमें यहाँ पे मैंने विकिपीडिया से काफ़ी कुछ कंटेंट लिया है, तो मैंने आप लोगों के सम्मुख ही से प्रस्तुत कर दिया है। अब आप लोगों को जो इसमें इम्पॉर्टेंट लगे, मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया है कि ये न लगे कि हाँ ये कंटेंट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो आप लोगों के पास कंटेंट होना चाहिए। अभी ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो कल्चरल हॉनर प्राइज ऑफ द सिटी ऑफ म्यूनिच, ये जो है 1996 में इनको दिया गया था। ओके, और सिसेरो स्पीकर प्राइज अवार्ड 1999, जर्मन ब्रिटिश फोरम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू जर्मन ब्रिटिश रिलेशन। ओके, तो ये एंथनी गिडेंस के साथ में दिया गया था, टुगेदर विथ एंथनी गिडेंस। ओके, 2004 में अवार्ड फॉर डीजीएस फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अचीवमेंट इन सोशियोलॉजी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेडर प्राइज करके है, ये 2005 में दिया गया। हालांकि ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर रिसर्च ऑफ द इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ISA से भी इनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ओके, 2013 में रिसीव्ड एन ERC एडवांस ग्रांट टू कैरी आउट द कॉस्मो क्लाइमेट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इससे ये जुड़े हुए थे, तो इसके लिए भी इनको अवार्डेड किया गया था। ओके, हॉनररी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ से इनको दिया गया है। ओके, अब हम लोग इनके मेजर वर्क क्या रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उनकी बुक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बुक हम लोग देखते हैं 1974 में, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्मेटिविटी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रैटर, मिशेल, जर्गन हैंस और उल्रिच बेक तीनों ने लिख के मिल के लिखा है 1980 में होम सोशियोलॉजी ऑफ वर्क एंड ऑक्यूपेशंस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इनका ये आई थिंक जर्मन में बुक लिखी गई है, रिसिको जेसल सॉफ्ट करके। तो ये उल्रिच बेक की है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गेजन गिफ्ट टेक करके है। तो गेजन गिफ्ट जो है उल्रिच बेक की 1988 में रिस्क सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी 1992 में आती है। ओके, यहाँ पे एक और बुक ही दिख रही है आप लोगों को। तो ये है
बेक एलिजाबेथ और उलिस बेक का है। ये है जर्नीसेम करके 1994 में। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंथोनी गिडेंस, स्कॉट लेस और उलिस बेक की रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन एंड एथिस्टिक्स इन द मॉडर्न सोशल ऑर्डर। तो ये बुक जो है ये अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कभी एंथोनी गिडेंस का नाम आता है तो भी उनके साथ भी ये बुक जुड़ के हमें दिखाई देती है, और उलिस बेक के नाम के साथ भी। तीसरे थिंकर जो हैं वो हैं स्कॉट लेस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आई थिंक ये भी जर्मन में ही लिखा गया है, वॉसन कूल करके है। ओके, बाई काफ़ी कुछ किताबें इनकी जो हैं वो जर्मन में हैं, तो उसको आप लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे एक बुक और आप लोगों को दिख रही है उलिस बेक की, द नॉर्मल काउस ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट बुक इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स इन एन एज ऑफ रिस्क, ये 1995 में आता है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे द री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, री थिंकिंग मॉडर्निटी इन द ग्लोबल सोशल ऑर्डर। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे मॉडर्निटी पे ही उलिस बेक का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और इसी मॉडर्निटी से ही वो चिंतित थे कि आगे का समाज जो है वो कैसे दिखाई देगा, क्या होने वाला है। ओके, 1997 में आप लोग देख सकते हैं वाज इट्स ग्लोबलाइजेशन ऐसे करके एक बुक है। तो आई थिंक कि ये भी जर्मन में ही बुक लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट बुक डेमोक्रेसी विदाउट एनिमीज, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक लग रही है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी इम्पॉर्टेंट बुक है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ओके, सेम आप लोगों को यही बुक जो है आई थिंक इंग्लिश में पब्लिश की गई है 1999 में। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, द ब्रीफ न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये बारबरा एडम और उलिस बेक, जूस्ट वैन लून, इन सब ने मिलके 2000 में बुक लिखी है द रिस्क सोसाइटी एंड बियॉन्ड, क्रिटिकल इशूज फॉर सोशल थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जर्नीसेम बेक, एलिजाबेथ और उलिस बेक की बुक जो है 2002 में आती है, इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, तो इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये एक बुक है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किताबें इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, तो बट आप लोगों को कुछ जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उलिस बेक और जॉनेस विलियम्स का कन्वर्सेशन विथ उलिस बेक करके भी एक बुक है। ओके, पावर इन ग्लोबल एज 2005 में इनकी बुक आती है। कॉस्मोपॉलिटन विजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। 2006 में इनकी आती है कॉस्मोपॉलिटन विजन। ओके, कॉस्मोपॉलिटन यूरोप भी करके इन्होंने एक बुक लिखी है, ई ग्रैंडे के साथ में 2007 में पब्लिश हुई थी। वर्ड एट रिस्क जो है ये 2009 में बुक पब्लिश होती है उलिस बेक की। ओके, ये बुक तो आई थिंक जर्मन में है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उलिस बेक और एडगर ग्रैंडे की बुक 2010 में आती है, वैराइटीज ऑफ सेकेंड मॉडर्निटी। तो ये की टर्म है सेकेंड मॉडर्निटी, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक्स्ट्रा यूरोपियन और यूरोपियन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इस बुक को भी हम लोग नहीं देखेंगे, ये भी जर्मन में है। ये बुक 2013 में है, जर्मन यूरोप करके, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये जर्मनी से संबंधित थे, तो इन्होंने जर्मन यूरोप करके भी बुक लिखी है 2013 में। बेक की बुक आती है क्रोनिन कैरन के साथ में, और ये 2014 में कॉस्मोपॉलिटन विजन करके। तो आप लोग देखेंगे कॉस्मोपॉलिटन विजन के इन्होंने खुद भी एक लिखा है, और उसके बाद से एक जो है वो क्रोनिन कैरन के साथ में भी इन्होंने लिखा है। ओके,
कुछ एसेस हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इन्होंने कुछ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ एसेस के टॉपिक को ही पूछ दिया जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो वर्ल्ड सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, तो ये जो है या इनके द्वारा ऐसे लिखा गया है। एक और आप लोग देख रहे हैं, द सोसाइटी ऑफ द लेस, ओके, द बस्ट ड्रीम ऑफ राइजिंग जर्मनी, जेंटल वर्ड पावर यूरोप। तो इनके कुछ की टर्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूरोप देखने को मिलेगा, जर्मनी देखने को मिलेगा, रिस्क सोसाइटी देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी देखने को मिलेगी, ओके, ब्लाइंड टू रियलिटी इन फ्रैंकफर्ट रन चाउ। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यूरोप कैन नॉट बी बिल्ट ऑन द रून्स ऑफ द नेशंस। तो ये एंथनी गिडेंस के साथ इनका ऐसे रहा है। तो ये ऐसे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एंथनी गिडेंस से भी नाम जुड़ा हुआ है और उल्रिच बेक से भी नाम जुड़ा हुआ है। ओके, फेयरवेल टू द यूटोपिया ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रैजिक इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये जो है ये उल्रिच बेक के द्वारा 2007 में लिखा गया था, और आगे भी इसको देख सकते हैं आप लोग सीट्स पर, जर्मन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, गॉड इज डेंजरस, ये एक इम्पॉर्टेंट इनका ऐसे है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, द ईरर ऑफ द कैटरपिलर, ओके, फेंटिंग बट legitimate, Machiavelli's power for a यूरोपियन स्प्रिंग। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसेस थे। मैंने सारे एसेस के इनके जो पोर्शन है उसको मैंने मेंशन किया है। अभी आप लोगों पे ये है, डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें से कितना याद रख सकते हैं। अब हम लोग इनके कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर देखेंगे। तो इनकी सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जिसके नाम से ही हम लोग उल्रिच बेक को जानते हैं वो है रिस्क सोसाइटी, वर्ड एट रिस्क, इंडिविजुअलाइजेशन, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, ओके, द नॉर्मल कॉज ऑफ लव। नेक्स्ट बुक देखेंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कॉस्मोपॉलिटन विजन, पावर इन द ग्लोबल एज, इकोलॉजिकल इनलाइटनमेंट। नेक्स्ट बुक है द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क। ऑलरेडी हम लोग ये सारी बुक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनकी बुक लिस्ट में। नेक्स्ट बुक है द री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक बुक है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कॉस्मोपॉलिटन यूरोप, री इन्वेंटिंग यूरोप और जर्मन यूरोप करके है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूरोप, जर्मन यूरोप, इस टाइप के की टर्म आपको उल्रिच बेक के बुक में देखने को मिलेगा। और इससे एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उल्रिच बेक जो है वो कहाँ से संबंधित थे। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि उल्रिच बेक जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो दोस्तों, आज हम लोग उल्रिच बेक के बारे में डिस्कस किए और आज बहुत सारे फैक्ट भी हम लोग उल्रिच बेक के बारे में जाने। और यहाँ पे मैं लेक्चर के लास्ट में कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। यूपी पीजीटी के हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, आप लोगों को पता चल चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो जून में शिफ्ट हो गया है। तो आप लोगों की जो तैयारी की एक स्पीड थी कि हाँ बस अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है और बिल्कुल जी जान से हम लोग लगे हुए हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे और हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। तो आप लोग थोड़े से आई थिंक कि आप लोगों का मनोबल जो है वो थोड़ा डाउन होगा कि ये फिर से एग्ज़ाम जून में शिफ्ट हो गया है। लेकिन आप लोग इस बार ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो ये कहा गया है कि एग्ज़ाम जून में किया जाएगा, ये आयोग के द्वारा
आप लोगों को एक डेट तक दे दी गई है, कुछ आई थिंक 20-22 के बीच में कुछ डेट दिया गया है। तो ये आप लोग मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम की डेट जो है वो फिक्स है, क्योंकि अब तक में जो स्थितियां थी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे धरने हुए और उसके बाद से आयोग ने किस तरीके से डेट निकाला ये भी आप लोगों को पता है। और जल्दी जल्दी में जो भी है सारे डिसीज़न लिए गए, लेकिन इसके साथ ये भी था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है यूपी का, उसको आयोग जो है वो पहले करवाना चाहता है। तो इसके लिए पहला एग्ज़ाम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रैल में शिफ्ट हो गया है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि आप लोग जैसे कि मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम अभी यूपी पीजीटी पे फोकस करिए और हम लोगों को एमसीक्यू करवा दीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन हम लोग करेंगे। मुझे एक बात जो है वो बार बार खटक रही थी और वो ये थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो था वो फरवरी में दिया गया था, वो भी कुछ 16-17 फरवरी के बीच में दिया गया था। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि अभी यूपी में महाकुंभ का पूरा माहौल चल रहा है और स्थिति ऐसी है कि सिर्फ यूपी का प्रयागराज ही इफ़ेक्टिव नहीं है, बल्कि वहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर जितने हम कहेंगे धार्मिक स्थल जो हैं वो भी उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि अयोध्या है, वाराणसी है और प्रयागराज तो है ही है। तो कैसे भी करके फरवरी में मुझे इस चीज़ का बार बार डाउट जा रहा था कि जो ये डेट दिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो कहीं से भी मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने भी देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि नहीं आप लोग इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आयोग के द्वारा ये डेट दी गई है। लेकिन मुझे ये कहीं से भी फिजिबल नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये एग्ज़ाम है वो फाइनली कैसे भी करके टल जाएगा, क्योंकि स्थिति कहीं भी कंट्रोल में नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम भी दिलाना है तो बाकी सारे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो और भी दूसरे कामों में व्यस्त हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं लग रही थी। साथ ही आप लोगों को पता है कि जब इसके बाद से हमारा पहले एग्ज़ाम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होगा, उसके बाद से हमारा जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो होगा। तो ये अभी जो डेट आया है आयोग की तरफ से, ये आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए। आप लोगों को पता है ये डेट जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल डेट है, क्योंकि आयोग ने बहुत ही सोच समझ के दोनों डेट को खिसकाने की कोशिश की है और आयोग के द्वारा ये आ भी गया है, डेट आ गई है। सब ये भी नहीं कहा गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्जैक्टली आप लोगों को डेट बता दिया गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल ढिलाई मत बरतिएगा, आप लोग अपनी तैयारी वैसे ही स्टार्ट रखिए, कंटिन्यू रखिए। और ये भी कहूँगी कि जो हमारे साथियों को लगता है कि आप लोगों का प्रिपरेशन हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी कंटेंट आप लोगों के थे उसको आप लोग साथ में तैयार करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए। साथ ही जो कंटेंट आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने मिस्ड आउट कर दिया था, इसे भी मुझे तैयार कर लेना चाहिए था, तो उस न्यू कंटेंट कुछ हैं जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मिल रहे हैं या लग रहे हैं, तो उन कंटेंट को भी आप लोगों के पास टाइम है, देख सकते हैं। और आप लोगों के पास अब मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप लोग रियल में चाहते हैं कि आप लोग एक पोस्ट अपने लिए ले लीजिए, तो आप लोगों के पास रियल में टाइम है। अभी आप लोग अगर थोड़ा भी लूज पड़ेंगे, थोड़ा भी आप लोग आलस करेंगे कि छोड़ो यार अभी तो 5 महीने हैं एग्ज़ाम को, अभी से क्या करेंगे पढ़ के, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अभी आप लोगों के पास अगर नहीं भी तैयारी रही हो तो एक रणनीति बनाइए आप लोग, और सिलेबस को लेते हुए आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी नहीं है कि पीजीटी के लिए बहुत ही हायर लेवल का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन उसी तरीके से स्टार्ट करिए। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल इस समय अभी ऐसे बिल्कुल नहीं करिए कि हाँ 5 महीने अभी टाइम है और चलो यार आराम से हम पढ़ लेंगे, ऐसा अपने अंदर सोच भी मत लाइए। आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है और आप लोग एक बार फिर से कमर कस लीजिए। आप लोग ये सोचिए कि नहीं मुझे कैसे भी इसमें एक पोस्ट लानी है।
बहुत सारे कंटेंट हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे आप लोगों को मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। जब यूपी पीजीटी का मैं सिलेबस डिस्कस कर रही थी तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कभी भी कोई भी कंटेंट जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि हाँ एक लाइन जो लिख के एक वर्ड कोई दे दिया गया है तो हमारा सिर्फ बस उसी से पूछेगा, उससे बाहर कहीं नहीं, उससे संबंधित सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए आप लोग अपने थोड़ा सा स्टडी मटेरियल का दायरा बढ़ाइए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप लोग मुझे देखेंगे, अगर मैं जिस तरीके से लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ तो आप लोग देखेंगे कि अगर मुझे सिर्फ उल्रिच बेक के बारे में बताना होता तो मैं सिर्फ रिस्क सोसाइटी उनकी बता के ख़त्म कर देती, क्योंकि मैं मैक्सिमम जहाँ पे कंटेंट पढ़ा है उल्रिच बेक मीन्स रिस्क सोसाइटी मेनली बता दिया गया है कि हाँ वो इस बारे में काम किए हैं। लेकिन उससे अदर दिन आप लोगों को कितने सारे फैक्ट्स मिले। इसी तरीके से मैं आप लोगों को कहूँगी, चाहे आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि हर बार बुक में आप लोगों को कुछ नए फैक्ट देखने को मिलते हैं। सेम बुक में हम एक बार में हर कंटेंट को याद नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन होती जाती है तो आप लोग बार बार बुक को रिवाइज करिए, जिससे कि आप लोग जो एग्ज़ाम में एक कन्फ्यूज़न बना होता है वो आप लोगों से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को बार बार रिवीजन करने से ये परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा और आप लोग श्योर रहेंगे कि हाँ ये थिंकर जो है वो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, या ये बुक लिखी हुई है, या ये थ्योरी जो है वो ये कहती है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल अपने श्योर हो जाइए। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि एग्ज़ाम जून में टल गया है, अभी हमारे पास बहुत सारे टाइम है। बिल्कुल टाइम नहीं है, 5 महीने का टाइम कोई टाइम नहीं होता है अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करें तो। और जून का एग्ज़ाम का जो डेट है उसे फाइनल मान के आप लोग एक नई रणनीति आप लोग खुद बनाइए और उसके हिसाब से आप लोग चलिए। मैं इसीलिए यूपी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ नहीं ला रही थी, लेकिन जून का जो सीरीज रहेगा उसके लिए हम लोग लगभग मई के एंड से हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।